बताई जा रही कहानी को सब एकदम ध्यान से सुन रहे थे। बूढ़े बाबा ने कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा कि आखिर शाम ढलने लगी थी। सारे बच्चे शिविर में भाग लेने के लिए अपने अपने माता पिता के साथ स्कूल में जमा हो गए। स्कूल के आगे के भाग में एक सुंदर बागीचा था जिसमें एक सुंदर फव्वारा भी था। उसके आजू बाजू में सारे बच्चे एकत्रित होकर बैठ गए थे। उनके माता पिता पीछे कुर्सियों पर बैठे हुए थे। उस रात पूर्णिमा की रात थी और पद्मिनी सभी बच्चों को पूनम की रात का सौंदर्य कैनवस पर कैसे उतारना ये सिखा रही थी। चित्रकारी सिखाने के बाद छोटी सी आग जलाकर कैंप फायर करके विभिन्न प्रकार के खेल कूद नाच गान वहां होने वाला था। शायद ये शिमला में तो क्या पूरे भारत में ही पहली बार छोटे बच्चों के लिए ऐसा नाइट कैंप आयोजित किया गया था। श्याम सुंदर यानी कि राघव राव भी बच्चों को सिखाने और पद्मिनी की सहायता करने के लिए वहां पर उपस्थित था। वहां पर उपस्थित रहने का उसका मुख्य कारण यह था कि उसी रात में वो चोरी छुपे हवेली के अंदर घुस जाएगा और गोविंद सिंह रायचंद को प्राचीन मूर्तियों की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेगा। उसे पता था कि उसी रात को कहीं से बहुत सारी मूर्तियां गोविंद सिंह रायचंद के पास आने वाली थी और अगले ही दिन सुबह वहां किसी तरह उन मूर्तियों को वहां से बंबई रवाना करने वाला था ताकि वहां से जहाज में मूर्तियों को डालकर परदेश भेजा जा सके। राघव राव के कई साथी भी चुपके से हवेली के बाहर तैनात हो गए थे। उस अंग्रेज अफसर ने भी श्याम सुंदर को रास्ते से हटाने के लिए वही रात चुनी। वो मूर्तियों की तस्करी करने के लिए गोविंद सिंह रायचंद के साथ उस रात हवेली में ही होने वाला था और उसने योजना की थी कि जब श्याम सुंदर बच्चों के सोने के लिए तकिया और चद्दर लेने के लिए स्टोर रूम में जाएगा तब उसे वहीं पर मार डालेंगे। अब रात के 10:30 बज चुके थे। सबने वहीं पर खाना भी खा लिया था और सारे बच्चे फव्वारे के पास जमा होकर बैठ गए थे और उन्हें चित्रकारी सिखाना पद्मिनी ने शुरू कर दिया था। कुछ ही समय में वो अंग्रेज अफसर भी गोविंद सिंह रायचंद को मिलने के लिए हवेली में प्रवेश करने वाला था, लेकिन तभी अचानक उसकी वो जासूस स्त्री दौड़ती हुई वहां पर आई और उसने उस अंग्रेज अफसर से उसे लगी हुई जानकारी के बारे में कहा। अभी अभी एक पुख्ता जानकारी मेरे हाथ लगी है, आप जानकर हैरान रह जाओगे। वो श्याम सुंदर जो स्कूल में शिक्षक है और पद्मिनी जिससे प्रेम करती है वो असल में श्याम सुंदर नहीं है। वो और कोई नहीं बल्कि वही मशहूर बागी है जिसे अंग्रेज सरकार पूरे भारत में खोज रही है। श्याम सुंदर और कोई नहीं बल्कि राघव राव है और वो आज रात अपने सारे साथियों के साथ गोविंद सिंह रायचंद को पुरानी मूर्तियों की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ने वाला है। ये कहकर औरत वहां से चली गई। ये सुनकर वो अंग्रेज अफसर हैरान हो गया। उसके मन में पहले से ही श्याम सुंदर के प्रति नफरत थी, लेकिन ये सुनने के बाद उसका क्रोध 7वें आसमान पर चला गया था। उसके मन में राघव राव को किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा दंड प्राप्त हो सकता है इसके विकल्प को ढूंढने लगा। वो अब तक उसके मन में श्याम सुंदर की सिर्फ हत्या करने का विचार था, लेकिन अब वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। अपने मन में अलग अलग प्रकार की यातनाएं देने का विकल्प सोचने लगा था। वो उसका क्रोध और भी बढ़ रहा था। वो गोविंद सिंह रायचंद के साथ उस कमरे में पहुंच गया जहां पर मूर्तियों का सौदा होने वाला था। कुछ देर बीतने के बाद जब 12 बजते ही हवेली में रखी हुई बड़ी सी घड़ी का डंका बजा, तब अंग्रेज अफसर राघव राव दोनों चौकन्ने हो गए। ठीक उसी वक्त राघव राव, जो उस वक्त श्याम सुंदर के भेष में था, उसने पद्मिनी से कहा, 12 बज चुके हैं, हमें बच्चों को सुला देना चाहिए। पद्मिनी ने उसे देखकर अपना सर हाँ में हिलाया। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैं स्टोर रूम में जाकर इनके सोने के लिए तकिया और गद्दे का प्रबंध करके आता हूं। ये कहकर वो स्टोर रूम की तरफ गया
मौका पाते ही उसने सीटी मारकर अपने आदमियों को संकेत दिया। उसके आदमी दीवार को लांघकर अंदर आए और वो राघव को मिले और सभी चोरी छुपे हवेली के उस तरफ जाने लगे जहां पर पुरानी मूर्तियों का सौदा होने वाला था। उस तरफ उस अंग्रेज अफसर का पारा पहले से ही चढ़ा हुआ था और उसके ऊपर गोविंद सिंह रायचंद ने इस बार मूर्तियों का दुगुना दाम मांगना शुरू कर दिया। इस बात से उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया। इसलिए उन दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। दोनों के बीच गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि गोविंद सिंह रायचंद ने उस अंग्रेज अफसर से गुस्से में कहा, प्लीज गो अवे, यू आर अ वेरी नैरो मैन। आई नाइदर विश टू ट्रेड दिस आइडल्स विद यू, नॉट डू आई इंटेंड टू गेट माई ग्रैंड डॉटर मैरिड टू यू एनी मोर। यानी कि गोविंद सिंह रायचंद ने उस अंग्रेज के साथ मूर्तियों का सौदा और अपनी पोती की शादी दोनों करने से मना कर दिया। जब ये गर्मा गर्मी हो रही थी तभी राघव राव और उसके साथी उस कमरे तक पहुंच गए और चुपके से उनके बीच हो रहे विवाद को सुनने लगे। तभी अचानक अंग्रेज अफसर ने अपनी बंदूक निकाली और गोविंद सिंह रायचंद के सर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। गोली की आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी। राघव राव और उसके साथी एकदम से हैरान हो गए। बाहर बागीचे में जोरों से गाना हो रहा था, इसलिए उन्हें गोली की आवाज सुनाई नहीं दी और वे अपने नाच गाने में मस्त थे। गोविंद सिंह रायचंद को मारने के बाद वो अंग्रेज अफसर सोच में पड़ गया कि दूसरे दिन सुबह जब गोविंद सिंह रायचंद की लाश मिलेगी तब उसकी मौत का बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा और यदि किसी को पता चल गया कि उनकी हत्या उसने की थी तो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ते। इसलिए अब उसे कुछ ऐसा करना था जिससे गोविंद सिंह रायचंद की हत्या का आरोप उसके सिर पर न आकर किसी और के सिर पर मढ़ा जा सके। तभी राघव राव और उसके आदमी एकदम से अंदर आ गए और उस अंग्रेज अफसर को चारों तरफ से घेर लिया। उनको देखकर उस अंग्रेज अफसर के दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसने अपने हाथ में रखे हुए पिस्तौल तुरंत ही नीचे रख दी और उसने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। राघव राव और उसके आदमी उस अंग्रेज अफसर को पकड़कर उसे हवेली के बाहर ले जाने लगे कि उसी वक्त अचानक से श्याम सुंदर को ढूंढते हुए पद्मिनी वहां तक आ पहुंची। पद्मिनी पहले कुछ समझ नहीं पाई और वो कुछ पूछने जाए उससे पहले अंग्रेज अफसर ने अपनी चाल चली। उसने तुरंत ही कहा, This man is not a teacher. His name is also not Shyam Sundar. He is a terrorist and he has killed your grandfather. यानी कि यह आदमी जो अपने आप को श्याम सुंदर कहता है शिक्षक नहीं है, एक आतंकवादी है और इसने तुम्हारे दादाजी को भी मार डाला है। राघव राव कुछ बोलने जाए उससे पहले पद्मिनी चिल्लाने लगी और हवेली के अंदर तैनात सारे हवलदार दौड़कर उनकी तरफ आए और उसके आदमियों के ऊपर हमला बोल दिया। इस हाथापाई के बीच में उस अंग्रेज अफसर ने अपनी सैनिक की टुकड़ी को अंदर आने का इशारा किया और राघव राव और उसके आदमियों को तुरंत ही पकड़वा दिया। पद्मिनी अपने दादाजी का सर गोद में लेकर रो रही थी। तब उस अंग्रेज अफसर के दिमाग पर जैसे शैतान ने कब्जा कर लिया हो वैसे शैतानी ख्याल उसके मन में आने लगे। उसके मन में पद्मिनी के लिए भी नफरत पनप रही थी। उसे पद्मिनी और राघव दोनों को खत्म भी करना था और इसका फायदा उठाकर उसे अंग्रेज हुकूमत के सामने अपनी बहादुरी का झूठा प्रदर्शन करके और भी ऊंचा उठना था। और इसके पास इससे ज्यादा अच्छा मौका और कौन सा हो सकता था। इसलिए उसने तुरंत ही अपनी सैनिक की टुकड़ी को राघव और उसके आदमियों को वहीं पर बांधकर अपने साथ आने का आदेश दिया। उसने पद्मिनी का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ बाहर लेकर गया जहां पर सारे बच्चे और उनके माँ बाप बैठे हुए थे और उसने अपने सैनिक को उन सभी के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। पद्मिनी डर से चिल्लाई, लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उसके सैनिक ने उस मासूम बच्चे और उनके माँ बाप पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। पद्मिनी की आंखों के सामने सारे बच्चे और उनके माँ बाप गोलियों से भून डाले गए। जो जगह कुछ समय पहले हंसी मजाक की आवाज से गूंज रही थी उस जगह में अब लाशें बिछ गई थी। करीब 200 बच्चे और उनके माँ बाप खून की नदियां में वहीं मरे पड़े थे। पद्मिनी बिलख बिलख कर रोने लगी थी। उसे इतना तड़पते हुए देखकर उस अंग्रेज अफसर को आनंद मिल रहा था। पद्मिनी को यूं तड़पते हुए देखने के लिए ही उसने ये नरसंहार किया था, लेकिन अभी उसका मन नहीं भरा था। उसे और खेल खेलना बाकी था। उसने अपने सैनिकों से उन सभी बच्चों और उनके माँ बाप के सर काटकर
उनके सर का ढेर बनाने के लिए कहा। उसके सैनिक पहले हिचकिचाए, लेकिन इसके आदेश के सामने उन्हें झुकना पड़ा और उसके आदेश का पालन किया गया। कुछ ही देर में सभी बच्चों और उनके माँ बाप के कटे हुए सर का ढेर वहीं पर लगाया गया और फिर पद्मिनी को उसने कहा कि उन ढेरों के पास जाकर बैठ जाए, ताकि उन सरों को जब आग लगाई जाए तो पद्मिनी उनके साथ जिंदा जल जाए। लेकिन पद्मिनी किसी तरह वहां से अपना हाथ छुड़वाकर भागी। उनके सैनिक ने पद्मिनी के सामने बंदूकें तान दी, लेकिन उस अंग्रेज अफसर ने गोली चलाने से मना कर दिया। उसने देखा कि पद्मिनी भागकर अपनी बग्गी में जाकर बैठी और उसके सारथी पीटर को वहां से भागने के लिए कहा। उन काले घोड़ों से चलित बग्गी को हाँकते हुए पद्मिनी वहां से बाहर जाने ही वाली थी कि वो अंग्रेज अफसर तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ा और सबसे पहले पीटर का सर काट दिया और फिर बग्गी के अंदर घुसकर पद्मिनी का सर काटने गया। लेकिन पद्मिनी की झड़प में पद्मिनी की पूरे सर के बदले सिर्फ आधा सर कटा और वो भी गिरकर मर गई। मौत का ऐसा तांडव उस रात रायचंद निवास में रचा गया था कि खुद मौत भी ये देखकर घबरा जाती। दूसरे दिन सुबह जब सैकड़ों शिमला के निवासी वहां पर पहुंचे तो उस अंग्रेज अफसर ने राघव राव और उनके आदमियों को उनके सामने पेश करते हुए कहा कि इसी ने अपने आदमियों के साथ मिलकर पहले गोविंद राय सिंह की हत्या की और फिर ये नरसंहार किया। लेकिन उसने बड़ी बहादुरी के साथ इन सबको रंगे हाथ पकड़ लिया। ये सुनकर लोगों के मन में अत्यंत रोष उमड़ा है और सभी ने राघव राव और उसके आदमियों को बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। कुछ समय के बाद उस अंग्रेज अफसर को अंग्रेज हुकूमत ने उसकी बहादुरी के लिए उसे बड़ा औहदा भी दे दिया और लंदन में तबादला भी करवा दिया। ये कहानी सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। तब सिद्धार्थ ने कहा, इन सब का वीरानगढ़ से क्या ताल्लुक? कांड हुआ शिमला में, खांड करने वाला लंदन में, तो फिर बिना मतलब में हम क्यों पीछे जा रहे हैं? तो बूढ़े बाबा ने कहा, क्योंकि असली गुनहगार वीरानगढ़ से जुड़ा हुआ था। अंग्रेजी अफसर तो केवल माध्यम था। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित और हैरान हो गए। किसी को ये समझ में नहीं आया कि जब सारा प्रकरण उस अंग्रेज अफसर ने किया था तो असली गुनहगार और दूसरा कौन हो सकता था। तभी बूढ़े बाबा ने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा, वो अंग्रेज अफसर लंदन चला गया। राघव राव और उसके आदमियों को जनता ने पीट पीट कर मार डाला था। रायचंद निवास पूरी तरह तहस नहस हो गया था। रायचंद परिवार में से गोविंद सिंह रायचंद और पद्मिनी की हत्या हो चुकी थी। बचे थे तो सिर्फ 4 जन, गोविंद सिंह, रायचंद के 2 बेटे और 2 बहू, जो उस रात वहां पर नहीं थे। वे घूमने के लिए जयपुर राजस्थान में आए हुए थे। घूमने के लिए निकलने से पहले उनकी इच्छा दक्षिण भारत में जाने की थी, लेकिन उस घर के कई वर्षों से वफादार सेवक राम बहादुर ने उन्हें राजस्थान जाने की सलाह दी। उसने कहा, मालिक, मैं खुद राजस्थान का हूं। बहुत ही सुंदर जगह है और साल के इस समय राजस्थान में जाना एकदम ही मुनासिब होगा। मैं आपको खुद कई सारी सुंदर जगह पर घुमा कर लाऊंगा। उसकी बातों में वो लोग आ गए और दक्षिण भारत जाना छोड़कर राजस्थान जाने का फैसला कर लिया। लेकिन उस नौकर राम बहादुर के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। दरअसल उसके साथ रायचंद निवास में कई साल पहले पद्मिनी के पिता ने जवानी के जोश में राम बहादुर की छोटी बहन का शारीरिक शोषण किया था और इसके चलते उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन बड़े नामचीन खानदान होने की वजह से पद्मिनी के पिता को कोई दंड नहीं मिला था। इसलिए राम बहादुर कई वर्षों से उस घर की सेवा करने के बहाने अपनी बहन को न्याय दिलवाने और बदला लेने का इंतजार करने लगा। वो और उसकी पत्नी काली विद्या और काला जादू सीखने लगे, लेकिन सही समय आने के इंतजार में उसका कभी प्रयोग नहीं किया। जब उसने उन चारों को राजस्थान जाने के लिए तैयार कर दिया, तब उससे बदला लेने का सही समय आ गया था। उसने उन चारों को छल से वीरानगढ़ लेकर जाने की योजना बनाई, लेकिन उसकी पत्नी वहीं शिमला में रही। उसी की पत्नी उस अंग्रेज अफसर की जासूस भी बनी थी। उस तरफ शिमला में जब ये नरसंहार हुआ था, तब राम बहादुर पद्मिनी के माता पिता और चाचा चाची को लेकर जयपुर राजस्थान में था। उस समय कोई फोन नहीं था, सिर्फ चिट्ठी और तार की सुविधा थी। लेकिन राजस्थान में घूम रहे उन चारों को कोई तार या चिट्ठी भेजे तो भी किस तरह। शिमला में अपने घर में हुए हत्याकांड से बेखबर
चारों निश्चिंत होकर घूम रहे थे और राम बहादुर उन्हें घुमा रहा था। एक दिन राम बहादुर ने उन्हें कहा, मालिक, यहां से थोड़ी मील दूर पर एक वीरानगढ़ नाम की सुंदर जगह है। वहां भी सुंदर महल और हवेलियां हैं। वहां पर कई प्राचीन मंदिर भी है और उन मंदिरों में कई सुंदर मूर्तियां भी है। लेकिन अब वो मंदिर खंडर की हालत में पड़े हैं। वहां कोई आता जाता नहीं है। प्राचीन मंदिर और मूर्ति का नाम सुनते ही गोविंद सिंह रायचंद के दोनों बेटों की आंखें चमक गई और उन्हें चुराने की लालच में वो वहां पर जाने के लिए तुरंत ही तैयार हो गए। राम बहादुर बहुत खुश हो गया। आखिरकार उसके बदला लेने की घड़ी अब करीब आ रही थी। वीरानगढ़ ले जाकर राम बहादुर उनके साथ आखिर क्या करने वाला था? शिमला की उस हवेली में नरसंहार होने के बाद अब क्या होने जा रहा था? आखिर इस कहानी में उस शैतान बग्गी को रोकने की कौन सी गुत्थी छुपी हुई थी? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।